प्रीलिम्स इज ओवर नाउ, तो अब व्हाट्स नेक्स्ट। तो मेंस के लिए हमने एक मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम ये बच्चे को ये बताते हैं कि कैसे आपको आंसर को हैंडल करना है और किस पेपर में किस तरह आपको पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं कि आपको क्या करना था, आपको मैच नहीं करना था बल्कि आपको ये बोलना था कि करेक्टली कौन मैच्ड है ना। ये आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलता है, ये आपको बाई करंट अफेयर्स से ही मिलेगा। तो हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स आए हैं जो हमारे ऑफलाइन हैं एज वेल एज़ ऑनलाइन। उन्होंने ये फ़ोन पे ये बताया कि हमारा सर 70+ आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। आई थिंक पर्सनली कि उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, पर अब कैसे हमें अब मेंस की तैयारी करनी है। तो मेंस के लिए हमने एक मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम ये बच्चे को ये बताते हैं कि कैसे आपको आंसर को हैंडल करना है और किस पेपर में किस तरह आपको पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। जितने भी बच्चे जिनको लगता है कि हमारा हमारा प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हो रहा है या होने वाला है, तो मुझे लगता है कि उनको टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेट्स बिगिन कि जो हमारा आज का ज्योग्राफी का सेक्शन है, बिकॉज आई डील विद द सब्जेक्ट कॉल्ड ज्योग्राफी। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है 83 क्वेश्चन। आई डोंट नो विच सीरीज इज दिस। सो यहाँ पर जो साइक्लोन्स के बारे में आए हैं, यहाँ पर नहीं आया है कि व्हाट साइक्लोन, व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस ऑफ द साइक्लोन। यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि साइक्लोन्स के नाम दिए गए हैं, टू फैक्चुअल है ये, और यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं कि आपको क्या करना था, आपको मैच नहीं करना था बल्कि आपको ये बोलना था कि करेक्टली कौन मैच्ड है ना। तो आपको ये पता है कि ये सवाल जो है ये आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलता है, ये आपको बाई करंट अफेयर्स से ही मिलेगा। क्लियर। करंट अफेयर जो है ये आपको बार बार मैं आपको दिलाता हूँ कि याद दिलाता हूँ कि आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं करते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो किसी भी पेपर में आपसे छूट जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं ये फैक्चुअल था, हाँ सीधा है, आपको बोलना है कि किस कंट्री में कहाँ इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन जो असली क्वेश्चन है ना वो ये क्वेश्चन है कि जो इक्वेटर के बारे में सवाल पूछा गया है, जो हेडली सेल के बारे में सवाल पूछा गया है, असली में आपको पढ़ना है हेडली सेल। हेडली सेल में क्या होता है कि जब इक्वेटर पर राइज हो जाता है, इक्वेटर पर क्यों राइज होता है यहाँ पर लिखा है, हाँ वार्म राइजिंग है, कहाँ पर फॉर्मेशन और क्लाउड्स बनते हैं, हाँ, और उसके बाद हेडली सेल बनती है। उसके बाद यही हवा, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट इफ दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 30 डिग्री साउथ, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री साउथ, दिस इज 30 डिग्री व्हाट नॉर्थ। तो यहाँ पर जब राइज होता है, राइज क्यों हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर है, वार्म एयर होगी, लेस डेंस होगी, इसलिए राइज होगा। राइज होने के बाद ये सिंक करेगा। क्यों सिंक करेगा? सिंक इसलिए करेगा क्योंकि अब ये वार्म नहीं है, अब ये कोल्ड है। कोल्ड क्यों सिंक करता है? क्योंकि इट इज़ डेंसर। और उसके बाद ये लिखा है कि ये सिंक करती है 20 to 35 के दरमियान, या 20 to 35। ऑब्वियसली ये 30 तो इसी में ही आता है ना, तो 30 पर ये गिर जाता है। क्लियर। इजी क्वेश्चन था, पर आई वुड से कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। हेडली सेल के बारे में पूछा गया है, फिर लिखा है कि ये क्या करती है, ये स्टॉर्मी इक्वेटोरियल रीजन में रेडिएट करती है, और उसके बाद ये क्या करती है, कूल हो जाती है और डेंसर हो जाती है और सिंक हो जाती है। ऑब्वियसली जो कोल्ड एयर है वो तो डेंसर ही होगी क्योंकि वो ठंडी है, जो गर्म हवा होती है वही लेस डेंस होती है, वही राइज करती है। फिर लिखा है कोरलियस फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों होता है स्ट्रॉन्गर? जितनी हवा ऊपर जाती है उतना फ्रिक्शन कम होता है, जितना फ्रिक्शन कम होगा उतनी स्पीड जो है हवा की वो ज़्यादा होगी, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उतनी टर्निंग भी ज़्यादा होगी। कोरलियस फोर्स में पढ़ाया था, जियोस्ट्रॉपिक विंड पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि जितनी कोरलियस फोर्स तब ज़्यादा होगा, तब टर्निंग ज़्यादा होगी जब स्पीड ऑफ द विंड ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन जो है ना मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है। तो आई थिंक कि सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो सेकंड आर है और थर्ड जो है पॉइंट है वो पहले वाले को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है। अच्छा, जो ये क्वेश्चन है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मैंने आपको पढ़ाया था क्लाइमेटिक डिविजन ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप बेसिक किताब पढ़ते हो ना, बेसिक किताब फॉर एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ हम बोलते हैं कि आप एक काम करें, आप और एक बुक पढ़ें, जिस बुक को हम कहते हैं ना वो जीसी लियोंग की जो बुक है, उसमें अगर आप इन्वायरमेंटल सेक्शन को आप देखते हो, वहाँ पर एक पहले ही चैप्टर में वहाँ पर एक डायग्राम दी गई है। अगर आपको डायग्राम याद रहती है, मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है वो आपको बहुत हेल्प करती इस वाले क्वेश्चन में। किस वाले क्वेश्चन में? मैप दिया गया है आपको, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, 2, 3 and 4 दिए गए हैं। दिस इज 1,
दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जानना है, पहले आपको ये देखना कि इक्वेटर कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है। उसके हिसाब से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब मैंने पढ़ा था क्लाइमेटिक डिविजन्स ऑफ व्हाट, ऑफ वर्ल्ड, तो उसी में ही क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल ये है, अगर आप जीसी लियोंग को पढ़ते हो, बेसिक बुक है, जीसी लियोंग में लिखा है, डायग्राम दिया गया है। फॉर एग्जांपल दिस इज 0 to 10 डिग्री, यह है 0 डिग्री, दिस इज 10 डिग्री। ओके, देन वी हैव व्हाट डिग्री, वी हैव 30 डिग्री, देन वी हैव what, we have 45 degree। okay, then we have what, we have 60 or 65 degree, है ना। then we have what, finally we have 90 degree। clear? अब क्या है कि ये हमारे, अगर आपको ये टेबल याद होगा तो आप इस सवाल को आराम से करते। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नो फ्रॉम 0 to 10 डिग्री दिस इज इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्लियर? फिर अगर आप यहाँ से देखते हो, वी हैव हॉट डेजर्ट्स, ठीक है ना। वी हैव हियर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्लियर। देन हियर वी हैव ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, पढ़ाया था मैंने आपको। सिमिलरली वी हैव हियर सूडान, है ना, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर? सूडान बोलो आप, या आप कह सकते हो सवाना। क्लियर? सूडान बोलो या सवाना आप बोलो। then you have steppe climate। clear? then you have taiga। clear? here you have what we call as Mediterranean type of monsoon climate। ठीक है ना, इजी है। अगर आपको ये याद आ रहा होगा, है ना। देन वी हैव चाइना टाइप, यस और नो, वी हैव चाइना टाइप, we have Laurentian, then we have tundra type। तो अगर आपको ये चीज़ें पता है ना कि कौन सा बेल्ट किस एरिया में है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। पर ये कहाँ पर पढ़ेंगे आप? ये पढ़ना था आपको जीसी लियोंग में। वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से उस इन्वायरमेंटल सेक्शन पर ये दिया गया है। तो देन फाइनली, ये इजी क्वेश्चन था। फाइनली वी हैव जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, वहाँ पर लिखा है कि जो ये क्वेश्चन है, ये सिल्क के बारे में पूछा गया है, कंपेटिशन के बारे में बोला गया है। बाय दिस इज़ द एग्रीकल्चरल पार्ट, और ये जो है ये क्रॉप्स में भी आप पढ़ते हो। तो इसमें आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कंपेटिशन है बाहर की कंट्री के साथ। फॉर एग्जांपल हर क्रॉप को कंपेटिशन होता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो जूट, फॉर एग्जांपल जूट में क्या होता है कि जूट में भी आप क्या करते हो कि आपका कंपेटिशन बहुत है सिंथेटिक फाइबर के साथ। तो लगभग बहुत सारे क्रॉप्स को कंपेटिशन है। लेकिन आपको ये समझना है कि कर्नाटका है, फैक्चुअल पार्ट आया है, कर्नाटका इज ए लीडिंग, तमिलनाडु इज नॉट द लीडिंग। सो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, आप इसको मार्क कर सकते थे। सिमिलरली अगर मैं देखूं कि क्वेश्चन नंबर 87 ये कहाँ से आया है, इट हैज़ फ्रॉम द पार्ट कॉल्ड व्हाट, डेमोग्राफी में आप देखते हो कि आपको क्या करना था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो टॉप 10 स्टेट जो है ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लिटरेसी के बारे में पता होना चाहिए। 2011 में का जो सेंसस हुआ था, डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए, सेक्स रेशियो के बारे में पता होना चाहिए, फॉरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए ना, एरिया के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब जो है ना, इसके बुनियाद पर आप क्वेश्चन कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आई वुड से कि मिजोरम जो है ना, इट इज़ 91% जो है ना इसकी लिटरेसी रेट है। आई होप कि एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, महाराष्ट्र में इससे कम है, आई विल से वी हैव 82%। मगर ये कब आप कर सकते थे? जब आपने डेमोग्राफी को अच्छे से पढ़ा था, यानी पॉपुलेशन सेंसस 2011 का अगर पढ़ा था, क्योंकि 2011 का ही क्वेश्चन आई थिंक आया है ना। देखो 2011 का ही क्वेश्चन आया है। तो ये आप कैसे कर सकते थे? ये आपको अगर डेमोग्राफी अगर आपने पढ़ा था, लेकिन उस वक्त मैंने बोला था कि हमेशा आप टॉप 10 की बात करें, ठीक है ना। अगर आपको टॉप 10 में क्वेश्चन नहीं आता है ना, कम से कम 2-4 ऑप्शन तो ऐसे हैं जहां पर आप इजीली कर सकते थे, और 2 ऑप्शन ऐसे थे जो आप उनके बुनियाद पर इनको भी आप कर सकते थे। लेकिन ये तब होता जब आप ऐसा करते। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज द क्वेश्चन कॉल्ड, कितना ईजी है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, इंडिया
इंडिया एज अ फिजिकल यूनिट, अगर आपको याद दिलाऊं, इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है म्यांमार के साथ, हमने पढ़ा था इंडिया और पाकिस्तान, हमने पढ़ा था इंडिया और चाइना, हाँ, इंडिया और भूटान, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, इंडिया और म्यांमार हमने पढ़ा था, क्योंकि हमें मालूम है कि जो ईस्ट वाला है, जो ये वाला पार्ट है, ऐसा वाला पार्ट जो है, यहाँ पर कौन कौन स्टेट जो हैं, हमें मालूम है कि जो यहाँ की स्टेट्स हैं यही तो टच करेंगे ना म्यांमार के साथ, क्योंकि यहाँ पर म्यांमार है। तो बेसिक क्वेश्चन है इसमें क्या करना था, ये आप एटलस में भी आप इसको कर सकते थे और आपने इंडिया एज अ फिजिकल यूनिट में भी आपने इसको किया था, दोनों हिसाब से किया था। तो ईजी क्वेश्चन था। देन वी हैव द क्वेश्चन 89। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन था ठीक ठाक, पर ये सवाल जो है ये आप अगेन न्यूज़ से कर सकते थे, क्योंकि हमने हमेशा देखा कि आइलैंड्स को, हाँ, न्यूज़ इन द प्लेसेस को, है ना, प्लेस इन द न्यूज़ को हमने देखा है, हमने आइलैंड्स को देखा है, हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है जो अखबार में होता है। तो आप ये क्वेश्चन वहाँ से कर सकते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है ये ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये है अंटार्कटिका में, ठीक है ना। जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा है किलाओ वॉल्केनो, न्यूज़ में फिर से था, है ना, क्योंकि ये यूएसए में एग्जैक्टली नहीं है, बट इट्स इन द हवाई आइलैंड्स। बट हवाई जो है ना वो बिलोंग करती है किसको, यूएसए को ही, बहुत दूर है पैसिफिक ओशन में, पर इट बिलोंग्स टू यूएसए। सिमिलरली वी हैव इंडोनेशिया में है क्या, एबू वॉल्केनो, बिल्कुल ये सही है, और ये नॉर्वे में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है, ये भाई रशिया में है। तो रशिया में ये है, तो इसलिए हम इसको 2 को एलिमिनेट कर सकते थे और 2 को आप मार्क कर सकते थे एज राइट आंसर। तो ये किस बुनियाद पर है, अगेन ऑन द बेस ऑफ न्यूज़, प्लेस इन द न्यूज़, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे अरेंज, इसमें फिर से आया है ना रबर मतलब अगेन फिर से क्रॉप्स के बारे में आया है, ठीक है ना। तो फिर से मैंने कहा था ना टॉप 10 के बारे में आप बात करो। अगर मेरे हिसाब से टॉप 10 में ये सब नहीं आते हैं, कम से कम 2-3 तो आते हैं टॉप 10 में, तो इनके बुनियाद पर मैं इसको अरेंज कर सकता था। लेकिन सवाल ये है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, आपको पहले छोटा लिखना है, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद और बड़ा। तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पेपर करते हैं, तो हम या तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, डिसेंडिंग को इंक्रीजिंग में बनाते हैं, इंक्रीजिंग को डिसेंडिंग में बनाते हैं, दैट बिकम्स रॉन्ग। सो अगर आप उस दिन अगर आपको याद आ रहा होगा, तो मैंने कहा था आपको कि टॉप 10 हर चीज़ के बारे में याद किया करें, तो प्रैक्टिस किया करें। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, आई वुड से कि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सबको नहीं आता, जिनका ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग भी होगा उनके लिए मुश्किल था, बिकॉज ये जो है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, इक्विलिब्रियम थ्योरी, सब्सटेंस थ्योरी, स्टैंड स्टिल थ्योरी, ये हम पढ़ते हैं इन सब्जेक्ट कॉल्ड ज्योग्राफी इटसेल्फ, मगर हम ये पढ़ते हैं ऑप्शनल में। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुश्किल था सबके लिए, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, हाँ, ये दिया है किसने, डेली ने, क्योंकि सी राइज का कॉन्सेप्ट था, सी राइज हो रहा था। सिमिलरली इक्विलिब्रियम थ्योरी हम पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में भी हम पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, हियर हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, हाँ, साइंस में भी। तो न्यूटन ने क्या कहा, इसने टाइड्स के बारे में कहा था, अगेन ज्योग्राफी क्लियर। सिमिलरली वी हैव सब्सटेंस थ्योरी, डार्विन ने कहा कोरल रीफ के बारे में, है ना। स्टैंड स्टिल थ्योरी जो है, जो मुर्रे ने दी है, तो इसने क्या बोला था, इसने भी बोला था कोरल रीफ फॉर्मेशन जो है उसी के बारे में इसने बात की थी, कोरल रीफ फॉर्मेशन के बारे में। तो ये सब जो है ना, ये सब ऑप्शनल में हम पढ़ते हैं, पर जीएस में थोड़ा सा एक क्वेश्चन मुश्किल था, बट ओवरऑल फिर भी ठीक ही था। अच्छा, करीवास कितना मुश्किल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हाँ, कश्मीर वैली में, ये तो मुझे लगता है कि हर कोई जानता है, उतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये है, आई थिंक कि दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन, है ना। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या लिखा है, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में लिखा है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ये क्या क्या आता है, ये आता है, एक आता है क्रस्ट जो ऊपर है, और दूसरा आता है मेंटल का ऊपर वाला पार्ट। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अपर मोस्ट मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ, ठीक। फिर यहाँ पर लिखा है थर्ड ऑप्शन इंटायर मेंटल। अगर आप इसको करेक्ट करते हो दिस बिकम्स रॉन्ग, अगर आप इसको करेक्ट करते हो देन दिस बिकम्स रॉन्ग। लेकिन हमें पता है कि जो अपर मेंटल है वही आता है, और जो क्रस्ट है वही आता है किसमें, इस टेक्टोनिक में। और फाइन लिखा है इट कन्फाइंड टू द कंटिनेंट लैंड मास ओनली। भाई कहाँ लैंड मास के लिए है, लैंड मास थोड़ी है, लैंड मास ऊपर जो आप देखते हो ये इधर ही कन्फाइंड है, नहीं, ये नीचे भी है, ओशंस में भी, ओशनिक तक भी है, तो इसलिए आप इसको भी आप रॉन्ग मार्क कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन जो है ये कौन सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। फिर अगेन ये आपको एटलस से क्वेश्चन, ये एटलस का क्वेश्चन है ना। और जो आपने पढ़ा ना, इंडिया
इंडिया एज अ फिजिकल यूनिट जो आपने पढ़ा, ये उस दिन भी हमने पढ़ा था, क्योंकि आपको लैटिट्यूडनली इंडिया कितना एक्सटेंड है, लॉन्गिट्यूडनली कितना इंडिया एक्सटेंड है, तो आपको मालूम है कि वी हैव इंडिया जो है, इंडिया एक साइड से 68 डिग्री है और एंड पर क्या है, एंड पर 97 डिग्री है। तो 97 डिग्री जो है ना, ये मैंने पढ़ाया था आपको, दिस इज़ वेरी ईजी। 97 जो है यहाँ पर आपको मार्क करना था, बिकॉज हमें मालूम है कि लैटिट्यूडनली एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनली इंडिया जो है इसका 29 डिग्रीज़ है। तो अगर 68 एक साइड से था, आपको ऐड करना था 97 तक, कहाँ तक 29 आएगा, तो ऑब्वियसली, या 29 कहाँ तक आएगा, वो तो आएगा कहाँ, यानी 68 + 29 वो आता है अराउंड 97। ईजी। तो दीज वेर सम क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी में आए हैं, पर मैं यही कहूँगा कि ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि अगर इस बार का पेपर देखते हैं, अराउंड 30 क्वेश्चंस आए थे किसमें, ज्योग्राफी प्लस EVS। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ, अगेन वी हैड हाउ मेनी क्वेश्चंस, अगेन 30 क्वेश्चंस। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चंस। उससे पहले अगर मैं 22 की बात करता हूँ, अराउंड 26 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस लड़के का ज्योग्राफी और EVS अच्छा था, उसका इस बार 30 क्वेश्चन, अगर उसका 30 नहीं तो 25 अगर ही आते ना, तो 25 का मतलब है कि आप बहुत आगे थे। उसके बाद आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी अगर आप कम ही कर लेते तो आपका इजीली हो जाता। लेकिन फिर भी जिनका हुआ है, आई कंग्रेचुलेट देम। जिनका नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। आपकी जितने भी आगे एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करें, आपका अच्छा खासा टाइम है, टाइम अपना ज़ाया ना करना, करिए तैयारी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और अभी IAS का प्रीलिम्स है, उसकी तैयारी आप करें। और जिनका होने वाला है ये, जिसमें जिन लोगों को ये प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला है, जिनने बच्चे ने बात भी की हमसे, आप यहाँ पर आइए। मेंटरशिप प्रोग्राम है और वो इसी के लिए है, मेंस के पॉइंट के हिसाब से आप इसको इनमें इनरोल कीजिएगा। और इसमें आपको हम बताएंगे कि कैसी तैयारी करनी है इस मेंस की एग्जामिनेशन के लिए। और आई वेलकम यू ऑल। और जिनका नहीं हुआ, अगेन उनको मैं उनसे मैं ये बात करता हूँ कि आप तैयारी करें, आपके लिए अल्लाह ताला ने शायद कुछ अच्छा ही लिखा होगा। थैंक यू वेरी मच।